हम लोग पार्ट 2 करेंगे अपने यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स के एसएलओस को हम कर रहे थे। सब हमने जहाँ पर छोड़ा था उसके बाद में हमारे पास एसएलओ है एनालाइज़ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर्स इन सर्किट्स इंक्लूडिंग यूजिंग द इक्वेशन फॉर 2 रेसिस्टर्स यूज्ड एज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर R1 डिवाइडेड बाय R2 इज़ इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। तो हमने पोटेंशियल डिवाइडर्स के बारे में पढ़ लिया था। बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास एक सर्किट है और उसके अंदर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मे बी हमारे पास हमारी ये ईएमएफ सोर्स है इस तरह से। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, दैट इज़ द नेगेटिव साइड और इधर हमने एक ईएमएफ ये जनरेट करता है और आगे जाकर हमने 2 रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं सीरीज़ में। इनसे हम लोग एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल बनाते थे और इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा था इन पोटेंशियल डिवाइडर्स में हम लोग कैसे थर्मिस्टर्स या फिर एलडीआर्स को लगाकर एक इनपुट सेंसर बनाते थे। तो एक किस्म का जो इनपुट सेंसर है उसको भी आप एक वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर की तरह समझ सकते हैं। वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर क्या है कि एक तो है फिक्स्ड पोटेंशियल डिवाइडर। आपके पास यहाँ पर एक पोटेंशियल थी यहाँ पर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस था, एक वोल्टेज था, वो वोल्टेज इधर स्प्लिट हो गया है। जो जिसके पास ज़्यादा था जो रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी उसने ज़्यादा वोल्टेज ग्रैब कर लिया है। लेकिन आपके पास ऐसे पोटेंशियल डिवाइडर्स भी होते हैं जिनके अंदर आप लोग उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट सेंसर भी है। जैसे हम लोग जो सेकंड रेजिस्टर है वो एक फिक्स्ड रेजिस्टर के बजाय हम लोग लगा सकते हैं एक एलडीआर। तो अब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी विद हमारे पास लाइट के साथ इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकती है। वो फिक्स्ड नहीं होगी। ओके, तो ये यही सिंपली आपके पास कॉन्सेप्ट है वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर का। इसका फंक्शन क्या है कि आप इससे अपने करंट को कंट्रोल कर सकते हैं या आप अपना एक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि कैसे हम लोग एक खास वोल्टेज पर उसको जीरो ऑफ रख सकते थे, एक खास वोल्टेज पर उसको ऑन रख सकते थे। तो वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर का यही फायदा है। इसके अलावा इनकी जो एक किसी भी पोटेंशियल डिवाइडर में जो 2 रेजिस्टर्स होते हैं उनकी ये इक्वेशन है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज़ इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है R1 है, एक R2 है, तो वोल्टेज इनके दरमियान स्प्लिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों को बराबर-बराबर मिलेगा। जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने करंट को इक्वल रखना है। हमारे पास जो करंट है वो हमेशा इक्वल रहेगा। वो जाते हुए भी इक्वल है, निकलते हुए भी इक्वल है। क्योंकि करंट अगर कहीं पर भी इक्वल ना हुआ, कहीं पर भी ज़्यादा हुआ तो वो बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमने एक इक्वल करंट रखना है। तो उसके लिए वोल्टेज ऑटोमैटिकली यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो अगर हम लोग देखें हमारा जो टोटल करंट है हम उसको कहते हैं I। ओके, और वो सेम रहेगा। हमारे पास जो हमारा टोटल वोल्टेज है मैं उसको कहता हूँ V। और हमारे पास ऑफ कोर्स हमारी एक रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R1। अगर मैं इधर जो R2 के अंदर से करंट मूव कर रहा है इसको निकालूँ तो मेरे पास फॉर्मूला है कि I इज़ इक्वल टू दिस इज़ V डिवाइडेड बाय R, राइट? यही मेरे पास फॉर्मूला है ओहम्स लॉ से। तो यहाँ पर अगर मैं इधर करंट निकालूँ कितना है तो वो होगा मेरे पास V1 डिवाइडेड बाय R1, यानी इधर जितना वोल्टेज मिल रहा है एट द टू एंड्स डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कहता हूँ, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इधर। जबकि दूसरे वाले में निकालूँ वो सेम ही होगा, I ही रहेगा। तो दिस विल बी V2 और R2। तो यहाँ से चूँकि I इक्वल है मैं कहता हूँ V1 डिवाइडेड बाय R1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R2, यानी कि हमारे पास जो रेशियो है इधर के वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की वो इक्वल होगी इधर के वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। इन दोनों की रेशियोज़ इक्वल होंगी और उसके मुताबिक आपके पास वोल्टेज इन दोनों के दरमियान स्प्लिट कर जाएगा। हम एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करके डिफरेंट वोल्टेजेस कैलकुलेट भी करेंगे अक्रॉस रेजिस्टेंसेस और ये सीरीज़ के लिए है। और इधर से ही अगर आप लोग देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस 1 में कितना वोल्टेज है, ओके, आपने ये चीज़ जो कैलकुलेट करनी है कि V1 कितना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इधर आप लोग लिखते हैं V1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 इज़ इक्वल टू V2। और हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो ऑफ कोर्स कितना है, जो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज होगा, यानी इन दोनों को मिलाकर वो ऑफ कोर्स हमारे पास टोटल हमारा वोल्टेज आ रहा है वही है। वो इन दोनों के जो अलग-अलग वोल्टेज हैं उनके बराबर है। दिस इज़ V1 प्लस V2। तो यहाँ पर अगर मैं पुट इन कर दूँ अपने पास इसी इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट इन कर दूँ V2 की वैल्यू, ओके, नहीं इस तरह से नहीं, ये V1 होगा प्लस, यस, इस तरह से अगर मैं इसको पुट इन कर दूँ उसके बाद यहाँ पर मैं जो है V1 को कॉमन ले लेता हूँ, वो मैं ले सकता हूँ। मेरे पास हो जाता है 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा V इज़ इक्वल टू V1 और इन दोनों को ऐड करके दिस इज़ R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1। दिस मीन्स कि जब भी आपने किसी पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर किसी भी रेजिस्टर के गिर्द आपने अपना वोल्टेज निकालना है तो आपने क्या करना है, अपना टोटल वोल्टेज जिसको हम इन कहा जाता है जैसे कॉल्ड आउट, कि उसके बाहर जो है मतलब उधर कहाँ पर आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो आपने अपना जो है वो इसको मतलब इस तरह से लिख देना है कि ये आपके पास ये वाला पोर्शन अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाता है V इन R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 इज़ इक्वल टू V आउट। तो जब भी आपने किसी भी रेजिस्टर के गिर्द एक पोटेंशियल डिवाइडर में कि उसको कितना शेयर मिल रहा है वोल्टेज का वो निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं कि आपने अपने ओवरऑल वोल्टेज को उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको याद हो दिस इज़ V1, तो उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड बाय उन दोनों के जो सम है उसको हमें कर देना है। ये आप लोग इस इक्वेशन से डिराइव कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली हम इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे भी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ऐसे है। नेक्स्ट है आपके पास जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स। अब ये क्या चीज़ है, अब रेजिस्टर्स के अंदर ये रेजिस्टर्स के खास टाइप है। जो आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं मैंने बताया था, ये आपके पास एक डब्बे की शेप में, मतलब एक रेक्टेंगल की शेप में आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं। ये आप स्पेसिफिकली परचेज़ करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर्स क्रिएट करने के लिए, ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तो ये हर रेजिस्टर की ऑफ कोर्स अलग-अलग रेजिस्टेंस होगी।
किसी की होगी 10 ओम्स, किसी की 1000 ओम्स। इन रेजिस्टेंसेस को डिस्प्ले करने के लिए हम उनके ऊपर लिखते नहीं हैं। हम रेजिस्टर्स के ऊपर कभी भी ये नहीं लिखते कि ये 10 ओम्स का है, बल्कि हम लोग एक खास तरीके का यूज़ करते हैं, वो है कलर कोड्स का। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि रेजिस्टर्स के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। हमें ये भी बताना है कि इनके ऊपर रेजिस्टेंस कितनी है, हमें ये भी बताना है इनकी टॉलरेंस कितनी है। टॉलरेंस का ये मतलब है कि जो हम रेजिस्टेंस बता रहे हैं, उनके उसके अंदर कितने किस हद तक गलती हो सकती है, या इसके अंदर अनसर्टेनिटी किस हद तक मौजूद है। यानी कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ 10 ओम्स का, तो हो सकता है 9 ओम्स का हो, 1 ओम तक क्या टॉलरेंस है, मतलब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास डिटेल होती है, काफ़ी लंबी-लंबी आपके पास रेजिस्टेंसेस होती हैं, तो उनको आप लोग लिखेंगे तो इतने छोटों के ऊपर तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो उसके बजाय हम लोग कलर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, उस कलर से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो उसका फुल एक तरीका है, इसको हम लोग सीखेंगे। सर जस्टिफिकेशन यही है क्योंकि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम लोगों के पास बहुत ईज़ी तरीका है कि हम उसमें कलर कोड्स लगाते हैं। और इसको हम करते कैसे हैं, हम इस चीज़ को इलस्ट्रेट करते हैं। तो ये आपके पास एक टेबल है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अ, और रेजिस्टर्स को समझने के लिए इन चीज़ों को इनको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आपके पास पैटर्न है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। सबसे पहले तो यहाँ तक, ये जो व्हाइट तक है, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉप वाला हिस्सा, क्योंकि इसके अंदर आपको तमाम डिजिट्स हैं, एंड वाले 3 डिजिट्स नहीं बनाते हैं। तो इसको आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इस एनबीएफ बुक में इन्होंने एक मतलब एंक्रोनिम सा बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उन्होंने बनाया हुआ है कि बीबी, रॉय, फिर कहते हैं GBV GW, ओके। तो इसको मैंने तो इसमें से याद किया है बीबी रॉय GBV GW। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लें तो पहला है ब्लैक, फिर है ब्राउन, फिर है रेड, फिर है ऑरेंज, फिर है येलो, फिर है ग्रीन, फिर है आपके पास ब्लू, फिर है वायलेट, फिर है ग्रे और फिर है वाइट। तो इस तरीके से इनको आपको ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास इनके डिजिट्स हैं। जब ये आपको ऑर्डर में याद होगा फिर तो आगे चीज़ आसान है कि पहले ब्लैक का है डिजिट 0 1, और हम देखेंगे कि इनको हमने कैसे पढ़ना है इन डिजिट्स को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आगे वाले का कोई डिजिट नहीं है। इसके बाद इन्हीं नंबर्स, इन्हीं कलर से हम लोग मल्टीप्लायर्स को भी ज़ाहिर करते हैं। यानी कि अभी जब हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, लेकिन ब्लैक से हम लोग 10 टू द पावर 0, ब्राउन से 10 टू द पावर 1, यानी यहाँ 10, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इन सब मल्टीप्लायर्स को हम लोग ज़ाहिर करते हैं। और फिर आगे जो ये 2 कलर्स हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर, ओके। गोल्ड से हम लोग 10 टू द पावर -1 और सिल्वर से हम लोग 10 टू द पावर -2। और इसके बाद फाइनली हमारे पास टॉलरेंस। ब्लैक से कोई टॉलरेंस नहीं है, ब्राउन से हम लोग +-1 की यानी 1%, यानी कि अगर मैं 10 ओम्स कह रहा हूँ तो 1% 10 ओम का ज़्यादा भी हो सकता है इससे और कम भी हो सकता है मुझे हल्की सी गलती हो, मैं जो बता रहा हूँ। तो जो टॉलरेंस है यानी कि जो रीडिंग है हमारी रजिस्टर के ऊपर, उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, इतने 1% गलती हो सकती है या 2%, तो जितनी टॉलरेंस कम होगी उतना अच्छा होगा। तो +-1% है ब्राउन के लिए, रेड के लिए। इसके अलावा ग्रीन से आपके पास +-0.5% है, और +-0.25% आपके पास ब्लू से, +-0.1% आपके पास वायलेट से, और +-0.05% आपके पास ग्रे से, ओके। मेनली अगर आपको मुश्किल है इनको याद करना, तो इस चीज़ को तो हमने लाज़मी याद करना है, नंबर और मल्टीप्लायर्स। टॉलरेंस बेशक आप लोग मतलब ना भी करें तब भी गुज़ारा चल जाएगा। गोल्ड का +-5%, सिल्वर का +-10, और अगर कोई कलर मौजूद ही नहीं है तो फिर +-20 उसकी टॉलरेंस होती है। लेकिन अब हमने इनको पढ़ना किस तरह से, तो मैं आपके सामने एक रजिस्टर 2-3 रजिस्टर्स को हम देखेंगे जिनके ऊपर कलर कोड मौजूद है, फिर हम लोग उनकी रीडिंग करेंगे। तो अब ये हमारे पास एक रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल इस तरह का आपको मिल सकता है। तो इसके अंदर इसकी क्या रीडिंग है, यानी इसकी रेजिस्टेंस क्या है, हम लोग इसको कलर कोड से समझेंगे। तो जो फर्स्ट आपके पास 2 कलर कोड्स हैं, जो पहले 2 आपको नज़र आएँगे सिर्फ, ये तो आपके पास होंगे डिजिट्स, ओके, ये आपके पास होंगे डिजिट्स। थर्ड वाला आपके पास होगा आपका मल्टीप्लायर, और फाइनल आपके पास होगा आपका टॉलरेंस, ओके, ये वाली आपकी होगी टॉलरेंस। कैसे हम लोग इसको गिनेंगे, सबसे पहला वाला डिजिट दैट इज़ ब्राउन, ओके। अगर आप देखें तो दिस कलर इज़ ब्राउन। अब ब्राउन का क्या है, हमें ब्राउन का डिजिट पता है दैट इज़ 1, और इसकी टॉलरेंस है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1। सो इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, हमारी रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट डिजिट होगा दैट इज़ 1, क्योंकि पहला जो कलर है वो ब्राउन है, ओके। जिसका पहला डिजिट होगा दैट विल बी 1। सेकंड डिजिट क्या होगा, अगला कलर दैट इज़ ब्लैक। तो ब्लैक इज़ 0, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस है 10। अच्छा, आगे 10 पर हमें नहीं रुकना, आगे मल्टीप्लायर भी है, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अ, अगला मल्टीप्लाई भी ब्लैक है, मीन्स ब्लैक इज़ 10 टू द पावर 0 मीन्स 1, ओके। तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 10 ओहम्स। तो हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं देखा, बल्कि कलर कोड्स के थ्रू पहचाना है कि इसकी क्या रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सकता, कलर्स नज़र आ जाते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओहम्स, लेकिन क्या ये 10 ओहम्स जब हम लोग उसको लगाएँगे तो क्या वाक़ई में हमें 10 ओहम्स देगा, या 9 या 10 11 कुछ इसका अंदर मसला भी आएगा। तो वो है इसकी टॉलरेंस। तो इसकी टॉलरेंस कितनी है, तो विद प्लस माइनस के साथ हम इसको लिखते हैं कि इसकी जो टॉलरेंस है वो कितनी है, कितने परसेंट इसके अंदर मसला आ सकता है। तो ये कलर है आपके पास गोल्ड, ओके, दिस कलर इज गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड दैट इज +-5%, तो +-5% तक इसके अंदर मसला आ सकता है। तो इस तरीके से हमने इस रजिस्टर को ट्रांसलेट कर लिया है कलर कोड से, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, तो पहला है ब्राउन, ब्राउन का हम सबको पता है दैट इज 2। नेक्स्ट है हमारे पास रेड। अब रेड क्या है, तो यहाँ पर हम लोग अब टेबल पर नहीं जाएंगे, बल्कि देखेंगे दिस इज बीबी रॉय। तो दिस तीसरा वाला हमारे पास रेड है, यानी रेड है 2। पहला ब्लैक, ब्राउन, 0 1 और 2, तो दूसरा डिजिट भी 2 है, ओके। तो पहला डिजिट 1 है, सॉरी, पहला डिजिट तो 1 है, ब्राउन इज 1। दिस इज 12, तो पहले तो हमारे पास 2 डिजिट्स आ चुके हैं 12। तीसरा क्या है, तीसरा भी ब्राउन है, तो यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 1 के साथ, मीन्स 120 ओहम्स इसकी रेजिस्टेंस है। तो इसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है, दैट इज़ 120 ओहम्स। इसकी टॉलरेंस कितनी है, तो पिछले की तरह की यही है, दैट इज़ +-5%, क्योंकि कलर हमारे पास गोल्ड है।
और वन मोर थिंग, ये जो आप रेजिस्टेंस नापते हैं आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी अपने रजिस्टर के अंदर जो आपके पास लेफ्ट टू राइट आपके कलर्स में सब जाना है। ये जो चौथा बैंड है ये अलग थोड़ा सा नजर आ रहा होता है, तो इसको आपने एंड पे रखना है। ओके, इस्तेमाल रखेंगे तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ मतलब इस रजिस्टर के अंदर खास तौर पे हमारे पास प्लस माइनस 5% की रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है जब हम इसको लगाएं तो ये हमें 116 ओम देते, यानी हमें 124 ओम दे दे, क्योंकि कुछ लेकिन 150 तक नहीं जाएगा, क्योंकि इधर टॉलरेंस नहीं है। 5% तक 120 का 5% जितना भी होता है उस हद तक इसमें से माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो हल्की फुल्की इसके अंदर टॉलरेंस मौजूद है कि हल्का फुल्का इसमें खराबी भी हो सकती है। जितनी टॉलरेंस कम से कम होगी उतना मान लिया अच्छा होगा। हमने 120 ओम्स का सोच के खरीदा और वो हमें दे रहा है 116, तो हो सकता है हमें 120 ही चाहिए, तो जितनी टॉलरेंस कम होगी उतना ही हमारे पास जो है वो अच्छी, जितनी जितनी उस पे लिखी हुई है उतनी ही हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमारे लिए अच्छा होगा। अब फाइनली एक और एग्जांपल हम ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अगर हम लोग अब इसको रीड करें तो इसकी हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो इस डिस्टेंस से आपको पता चल जाता है, इधर डिस्टेंस कम है इधर ज़्यादा है, तो दिस मीन्स दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फर्स्ट मैन। तो पहला जो आपका कलर है दिस इज येलो, तो BB, और इसमें आपको जाके पास है रॉय, दिस इज 0 1 2 3 4। पहला जो डिजिट आपके पास हो गया है 4। सेकंड डिजिट दिस कलर इज ऑरेंज। ओके, और उसके बाद आपके पास GB VGW, ऑरेंज आपके पास इधर है, मीन्स 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3। तो दूसरा डिजिट आपके पास 3, यानी 43 तक हम आ चुके हैं। और उसके बाद हम आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 10, और आगे है रेड, सो दिस मीन्स 10 टू द पावर 2 ओहम्स। और आगे है दिस कलर इज सिल्वर, मीन्स प्लस माइनस 10%, यानी इसकी टॉलरेंस काफ़ी ख़राब है, इस हद तक इसकी टॉलरेंस है। तो अगर हम लोग इसको करें दिस इज 100, मीन्स 4300 ओहम्स इसकी आपके पास रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस के साथ। नेक्स्ट एसएलओ है स्टेट कॉमन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के आम कॉमन यूज़ क्या हैं, तो ये तो बहुत सिंपल एसएलओ है। इनके जो इस एसएलओ में इंक्लूडिंग है सबसे पहले हीटिंग, तो बिल्कुल हीटिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। हीटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे हम लोग हीटिंग का काम करते हैं। लाइटिंग, जैसे कि एलईडीज़ हैं, इनके अंदर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके लाइट जनरेट करते हैं। बैटरी चार्जिंग, तो जो हमारे पास बैटरीज होती हैं वो एक्चुअल में करंट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उन्हीं को जो हमने चार्ज करना है जब वो डेड हो चुकी हैं, तो एक्चुअल में हमें जितनी भी इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही थी, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, हमें उनको रिवर्स करना है और हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करनी है, एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो इसके अंदर भी हम लोग बैटरी को चार्ज करने में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। पावरिंग मोटर्स, तो बिल्कुल मोटर्स ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती हैं मोशन में। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एनर्जी प्रोडक्शन जो है इसके अंदर भी ऑफकोर्स आपको बिजली की जरूरत होगी। आपने कहीं पर भी फॉर एग्जांपल पानी को मूव करना है, उसके लिए भी आप लोग मोटर्स का यूज़ करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो और बहुत से सिस्टम हैं जिनके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है हमने इन 2 चैप्टर्स में देखा है, थ्रू वोल्टेज और रेजिस्टर्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारे पास जस्टिफाई द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग लैंप्स इन पैरेलल इन अ लाइटिंग सर्किट। एक लाइटिंग सर्किट में लैंप्स या फिर बल्ब जिनको हम लोग पैरेलल में क्यों कनेक्ट करें सीरीज़ के बजाय, तो उसके क्या एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। आमतौर पे जब भी आप लोग बल्ब को कनेक्ट करते हैं घरों के अंदर या कहीं पर भी, तो हम लोग नॉर्मली पैरेलल में ही करते हैं, सीरीज़ में कोई भी नहीं करता। इसका क्या रीज़न है, तो पैरेलल के अंदर आपको पता ही है अब लैंप्स जो है एक किस्म के रेजिस्टर्स हैं, राइट, वो एक रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। आपको पता ही है कि रेजिस्टर के साथ क्या होता है जब उनको हम पैरेलल में रखते हैं, तो पिछले पार्ट से। तो मे बी आपके पास इस तरीके से अगर तो हम लोग रखेंगे सीरीज़ में लैंप्स को। ओके, अगर हम लोग रखते हैं लैंप्स को सीरीज़ में, राइट, मैं इस तरीके से बनाता हूँ बल्ब्स को। हम लोगों ने एक अपसाइड डाउन डब्ल्यू बनाना है। तो इस तरीके से अगर मैं सीरीज़ में अपने लैंप्स को कनेक्ट कर दूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे लिए जो है वो मसला ये होगा कि सबसे पहले तो अगर कहीं पर भी तार कटती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि करंट का पाथ रुक जाएगा। हमारे पास जितने हम मज़ीद बल्ब डालेंगे हर बल्ब जो है वो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास करंट नहीं सेम रहना है। और हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने रेजिस्टर है। जितने आप ज़्यादा रेजिस्टर डालते जाएंगे उतने पोटेंशियल डिवाइडर से वोल्टेज मज़ीद कम होता जाएगा। वोल्टेज कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा ओवरऑल, तो आपके पास जो आपके बल्ब हैं वो डिम होते चले जाएंगे। और दूसरा है कि आप अलग-अलग स्विच नहीं लगा सकेंगे बल्ब के लिए, आपके पास एक ही स्विच होगा। तो कभी-कभी सीरीज़ में भी कनेक्ट किया जाता है, जैसे अक्सर अगर मस्जिद है तो उसके अंदर एक ही बटन से आपके पास ढेर सारे बल्ब लाइट अप हो सकते हैं, तो उसके अंदर वो सीरीज़ में होंगे। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि आप चाहते हैं हर बल्ब के लिए अलग-अलग जो है वो अ, स्विच हो। इससे बहुत बेहतर तरीका ये है कि आप इनको सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से मैं 2 बल्ब्स को कनेक्ट करता हूँ पैरेलल में। सबसे पहले तो अगर कहीं पर भी तार कट जाती है, मे बी ये वाली कट गई, तो ये बल्ब तो चलता रहेगा। सेकंडली आप जितने मर्ज़ी बल्ब्स ऐड कर दें, हर बल्ब उतना ही ब्राइट करेगा, वो डिम नहीं होगा, क्योंकि आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी जितने आप ज़्यादा ब बल्ब्स ऐड करेंगे। लेकिन आपका जो बल्ब है वो मज़ीद डिम नहीं होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है पैरेलल में वो हमेशा सेम रहता है। ओके, हाँ, आपका जो है वो वोल्टेज आपका सेम रहता है, जितने आप ज़्यादा बल्ब ऐड करते जाते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होती जाती है, तो करंट भी ज़्यादा रहता है। उससे बैटरी ज़रूर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपके बल्ब जो हैं वो सेम पे चलेंगे, क्योंकि आपका वोल्टेज सेम है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ कोई वोल्टेज डिवाइड नहीं होता आपके पास। ओके, तो इस तरीके से आपके पास पैरेलल में करने के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो अगर मैं उनको समराइज़ करूँ तो इस टेबल के थ्रू हम समराइज़ कर सकते हैं कि अगर हम लोगों के पास एक बल्ब टूट जाए तो पैरेलल में तो तमाम बाकी जितने भी हैं वो लिट रहेंगे, यानी वो आपके पास जो है वो बंद नहीं होंगे, लेकिन सीरीज़ में तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। वोल्टेज तमाम बल्ब्स के लिए सेम वोल्टेज है पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज जो है हर पैरेलल वायर के लिए सेम होता है, जबकि सीरीज़ कनेक्शन में आपके पास जो वोल्टेज है वो स्प्लिट होगा डिफरेंट बल्ब्स के दरमियान। कंट्रोल, तो आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? पैरेलल में हर बल्ब के लिए अलग-अलग स्विच पॉसिबल है। आपने ये बल्ब था, इसके लिए यहाँ पर आप एक स्विच लगा दें, इसको जब आप बंद करेंगे कोई मसला नहीं, ये चलता रहेगा। ओके, लेकिन इसके लिए एक ही स्विच होगा। अगर आप यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं, इसको बंद करेंगे, ये तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे। इसके बाद ब्राइटनेस, कांस्टेंट एंड ब्राइट।
आपका एक ही ब्राइटनेस उसकी होगी, ऐसा नहीं कभी वो हल्का हो जाता है, कभी बल्ब आपका जो है वो ब्राइट हो जाता है। एक ही ब्राइटनेस रहेगी और वो ब्राइट रहेगा क्योंकि वोल्टेज उसका सेम रहेगा। इसके अंदर जैसे-जैसे आप मज़ीद बल्ब ऐड करेंगे तो वो डिम होता जाएगा क्योंकि आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। जबकि इधर आपके पास करंट बढ़ता जा रहा है उसके मुताबिक और आपके पास वोल्टेज आपका सेम रह रहा है। हाँ, बैटरी आपकी जो जल्दी खत्म हो जाएगी तो बैटरी आप थोड़ी अच्छी लगा सकते हैं, या जो आपकी जो भी पावर सप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइनली कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इनके अंदर सबसे पहला रूल है वो ये है कि द करंट एट एवरी पॉइंट इन अ सीरीज सर्किट इज द सेम। सीरीज सर्किट में यानी सीरीज सर्किट जिसके अंदर आपने जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें सीरीज में लगाई हुई हैं, जैसे रेजिस्टर्स हैं, ये सीरीज सर्किट है जिसके अंदर आपने रेजिस्टर्स को, क्योंकि हर चीज़ तकरीबन हर चीज़ जो है एक रेजिस्टर ही होता है। आपने अगर उनको सीरीज में लगाया हुआ है तो उसके अंदर हर पॉइंट पर जो करंट है वो आपके पास एक्जैक्टली सेम होगा, रेजिस्टर से पहले रेजिस्टर के बाद जो आपके पास डिफरेंट होगा वो वोल्टेज होगा। तो यस, ये रूल आपको पता होना चाहिए। द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इन अ पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स दैट लीव द जंक्शन। अगर आपके पास एक जंक्शन मौजूद है, जंक्शन का मतलब है यानी कि एक इस तरह से अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये आपके पास एक जंक्शन है। ओके ओके, तो जाकर आपने में भी ये पैरेलल एक सर्किट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने यहाँ पर अपने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। तो इसके अंदर ये एक जंक्शन है यानी एक हिस्सा है, इसके अंदर जितना करंट एक वक़्त में एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से निकल भी जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि करंट यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट में एक जगह पर करंट इक्वल है, ओके? तो उसके अंदर जितना करंट यहाँ से एंटर करता है उतना ही करंट यहाँ से निकल जाता है। सेम इधर जितना करंट ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टर, लेकिन आपके पास एंटर और निकलने वाले करंट सेम होंगे। तो ये आपके पास ये कहना है। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट्स इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कंपोनेंट। ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक सीरीज सर्किट है उसके अंदर ये जो इधर आपके पास एक वोल्टेज डिवाइड हुआ है पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर, यहाँ पर एक वोल्टेज होगा, दिस इज V1, दिस इज V2 और यहाँ पर आपके पास एक वोल्टेज होगा, दिस इज V3। लेकिन आपको जो ओवरऑल वोल्टेज है, ये जो ईएमएफ है आपके पास तकरीबन ईएमएफ जो है आपके पास यहाँ जो ओवरऑल वोल्टेज है आपके पास V, ये आपके पास इक्वल होगा अगर हम इन सबको ऐड कर दें, यानी वही वोल्टेज आपके पास डिवाइड हो रहा है, कोई नया वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा। द PD across an arrangement of parallel resistances is the same as the PD across one branch in the arrangement of the parallel resistances। आपने अरेंजमेंट की हुई है पैरेलल रेजिस्टेंसेस की, तो आपके पास जो ओवरऑल यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज है, यानी जो ओवरऑल वोल्टेज है वो इक्वल है यहाँ पर और यहाँ के वोल्टेज के, ओके? आपके पास वही सेम वोल्टेज हर को अप्लाई हो रहा है और वो कैसे अप्लाई हो रहा है कि आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको करंट ज़्यादा दे देगी, लेकिन आपका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास सेम ही रहेगी। ऐसी बात है कि अगर आप एक बिल्डिंग में हैं, इस तरीके से आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपके पास 2 हिस्से हैं, ओके? तो ये एक किस्म के पैरेलल आपके पास हिस्से हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहते हैं। तो वोल्टेज आपका सेम है, करंट आपको रेजिस्टेंस के मुताबिक चेंज हो जाएगा, बैटरी से ज़्यादा करंट निकल जाएगा। नेक्स्ट है यूज द इक्वेशन पावर इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा आपके पास ऐसे है। पावर पावर क्या है, हमने पावर के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में। पावर सिंपली जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो एनर्जी है आपकी पर सेकंड यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कि पर सेकंड आप कितनी एनर्जी जिसको हम मेजर करेंगे जूल्स पर सेकंड में, इसको हम लोग कहते हैं पावर, या फिर इसको हम लोग वॉट्स में मेजर करते हैं। जूल्स पर सेकंड वॉट्स है। तो सिंपली अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपके पास कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो करंट है, ओके, मेन एनर्जी तो करंट प्रोवाइड कर रहा है, जो करंट जा रहा है वो एनर्जी प्रोवाइड करके जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी है जो 2 पॉइंट्स के दरमियान है, एक कंपोनेंट के थ्रू जब एक चार्ज मूव करता है तो जितनी एनर्जी वो करके जाता है, जितना काम वो करके देता है वो क्या, वो हमारे पास वोल्टेज था, ओके, वो हमने देखा था। लेकिन वोल्टेज हमारे पास सिर्फ यूनिट के लिए था, ओके, वो हमारे पास यूनिट चार्ज के लिए था, एक्चुअल करंट के लिए वो नहीं था। ये हमारे पास यूनिट चार्ज के लिए था, एक्चुअल करंट को हमने डिवाइड किया था हमारे पास जितनी टोटल एनर्जी थी तो हमारे पास वोल्टेज आ रहा था। तो वोल्टेज था हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो टोटल एनर्जी है पर सेकंड, राइट? जो हमारे पास एक फुल कंपोनेंट में यहाँ से यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, वो जितनी एनर्जी दे के जाएगा वो हमारे पास है वोल्टेज। अब हमें देखना है कि पर सेकंड हम कितनी एनर्जी देके जा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, करंट है, कूलम्स पर सेकंड के पर सेकंड हमारे पास जितना चार्ज एक्चुअली में मूव कर रहा है वो तो करंट है। तो अगर हम लोग अपने वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग अपनी पर सेकंड जो एनर्जी है उस तक पहुँचेंगे, ओके? तो हम लोग करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, के वोल्टेज तो हमारे पास था जूल्स पर कूलॉम के, पर कूलॉम हम कितने जूल्स दे रहे हैं, लेकिन जो टोटल कूलॉम्स हैं ऑफ कोर्स हमें तो टोटल एनर्जी मेजर करनी है, तो उनको टोटल कूलॉम्स वो भी पर सेकंड इनसे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जूल्स पर सेकंड यानी कि वाट्स हमारे पास टोटल एनर्जी पावर आ जाएगी कि इतने जूल्स पर कूलॉम हम लोग दे रहे हैं। तो जब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी एनर्जी दे रही है, अपने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर बता देगा कि उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करेंगे। यूज़ द इक्वेशन एनर्जी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम। आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करें कि आपका जो एनर्जी है, अच्छा हमने पावर तो देख ली कि पावर तो थी एनर्जी पर सेकंड, लेकिन अगर हम लोगों ने टोटल एनर्जी देखनी है ओवर अ गिवन टाइम, इस टाइम में हमारे पास कितनी जो है वो एनर्जी थी, तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली आपके पास ये होगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? कि आपके पास जितनी पावर थी आपको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करनी है, या फिर करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम एनर्जी, दिस इज आवर एनर्जी, ओके? और इसी तरीके से टोटल एनर्जी दिस आई वी और टी, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। डिफाइन द किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर क्या है अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले तो वाट आवर, वाट हमारे पास है एनर्जी पर टाइम और आवर भी टाइम का यूनिट है, तो हमें पता चल जाता है कि किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जी हाँ, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। अब ये हम लोग इसको इतने अजीब तरीके से क्यों लिख रहे हैं, किलोवाट आवर का मतलब क्या है? अब तसव्वुर करते हैं हमने एनर्जी अपनी नापनी थी और हम लोगों के पास एक ऐसी हम लोग इतनी एनर्जी नापना चाहते हैं कि अगर हम लोग 1 घंटे तक एक डिवाइस को रन करें 1 किलोवाट के लिए, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो 1000 जूल्स पर सेकंड ले, यानी हर सेकंड वो 1000 जूल्स कंज्यूम करे और हम इस डिवाइस को रन कर लें 1 घंटे के लिए, तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी, जो कि एक्चुअली में हम मेजर भी कर सकते हैं, अभी हम मेजर करते भी हैं, वो एनर्जी उसको हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर। कैसे? अब हम लोग निकालते हैं वो एनर्जी। एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी अपनी पावर, दैट इज़ 1000 वाट्स
मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो टाइम है दैट इज़ 1 आवर। अब टेक्निकली हमें यहाँ पर लिखने चाहिए 60 हमें लिखने चाहिए 3600 सेकंड्स जो एक आपके पास आवर के अंदर जितने सेकंड्स हैं, जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3600 उसके बाद 3 मज़ीद 0 जूल्स। ओके, तो ये तो होगी एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस थी जो कि इतनी इतनी पावर पे चल रही थी, इतने जूल्स हो रही थी पर सेकंड और वो 1 घंटे तक चल रही थी। तो कितनी उसने टोटल एनर्जी कंज्यूम की इतनी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक क्या काम करते हैं कि हम लोग इसको डायरेक्ट आवर में लिख देते हैं। ओके, ये हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो। मतलब इस तरह भी ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन अक्सर औकात क्या किया जाएगा कि 1000 वॉट्स के साथ-साथ आप लिख देंगे 1 आवर और फिर आप इन दोनों को जोड़ देंगे। आप लिख देंगे कि इसने जो एनर्जी कंज्यूम किया दैट इज़ 1000 वॉट आवर। ओके, ये एनर्जी का यूनिट है, ये जूल्स के बराबर है। अब ये अजीब-सी बात है कि टेक्निकली तो इसने इतने जूल्स लिए हैं, अगर इसने कितने जूल्स लिए हैं वो तो ये हैं, लेकिन इसने कितने वॉट आवर लिए हैं, हमने जू वॉट आवर को एनर्जी का यूनिट बना दिया है, वो है 1000 वॉट आवर। तो वॉट आवर क्या है कि अगर एक डिवाइस 1 घंटे तक चलती है 1 वॉट पर यानी 1 वॉट पर, तो जो टोटल एनर्जी है वो ये यूज़ करेगी। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 किलोवाट आवर। ओके, 1 किलोवाट आवर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1000 के साथ। तो 1 किलोवाट आवर क्या है कि अगर एक डिवाइस 1 किलोवाट्स पे चलती है 1 घंटे के लिए, तो वो एनर्जी उसको मैं 1 किलोवाट आवर करूँगा जो जूल्स में इतनी है, लेकिन हम लोग इसको इस तरह में लिखते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट भी कहा जाता है। तो ये एनर्जी है 1 यूनिट। तो हम लोग जो आम तौर पर पढ़ते हैं कि इतनी यूनिट बिजली है, उसका मतलब ये होता है कि इतने किलोवाट आवर या फिर 36 इतने जूल्स की एनर्जी। ओके, तो बस ये एक एनर्जी का यूनिट है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द किलोवाट आवर is the amount of energy that a device uses when it runs for 1 hour on the power of 1 kilowatt. Explain the need to choose components with suitable power rating. अब components इनका आपको पता ही है कि जिसके अराउंड जो वोल्टेज जितनी एनर्जी होती है, बट कॉम्पोनेंट कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस, कोई भी वायर, उसको हमें सूटेबल पावर रेटिंग के साथ चूज़ करना चाहिए। सूटेबल पावर रेटिंग का मतलब है पावर रेटिंग्स किसी भी डिवाइस की होती हैं कि ये 20 वॉट्स की है, ये 30 वॉट्स की है। ये आपको ये बता दें, जैसे हमने सुना होगा 30 वॉट का चार्जर। इसका ये मतलब है कि ये चार्जर आपके पास 30 जूल्स पर सेकंड की जो एनर्जी है इसको कंज्यूम कर सकता है, जो आप कई तरीकों से देख सकते हैं। आप लोग अगर 30 वोल्ट्स के साथ इसको प्रोवाइड कर दें 1 एम्पेयर्स ऑफ करंट, ओके, जो कि मतलब इसकी इसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अगर आप इस तरह से प्रोवाइड कर पाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो 30 जूल्स पर सेकंड एनर्जी। या फिर आप ऐसा करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो आप ओनली 1 वोल्ट्स के साथ इसको 30 एम्पेयर्स का करंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये भी आपके पास जो है वो 30 जूल्स पर सेकंड की एनर्जी है। तो आप लोग किसी भी तरीके से इसको 30 जूल्स पर सेकंड एनर्जी मैक्सिमम प्रोवाइड करें। पावर रेटिंग ये है किसी भी डिवाइस की, अगर 30 वाट है कि मैक्सिमम आपके पास 30 वाट्स ले सकते हैं, आप इसको जितना मर्ज़ी प्रोवाइड करें। तो जो एक्चुअल डेंजर है वो आपके पास तब आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 35 वाट चार्जर है, ओके, और आपने इसको पावर करना है और आप इसके साथ लगा देते हैं एक 20 वॉट की बैटरी। अब हो ये रहा है कि आपके पास जो चार्जर है वो तो डिमांड कर रहा है, चार्जर आपकी बैटरी से खींचने की कोशिश कर रहा है 35 जूल्स पर सेकंड, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इस तरह की है कि वो करंट या जो भी वोल्टेज इस तरह से भी वो निकालता है, वो आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके पास निकाल रहा है पर सेकंड। वो इतनी निकालना चाहता है। बैटरी प्रोवाइड आपके पास इतनी कर सकती है, इसकी रेटिंग ये है, इसकी पावर रेटिंग ये है 20 वॉट बैटरी की। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बैटरी ओवरहीट कर जाएगी और बैटरी डैमेज हो सकती है, क्योंकि बैटरी इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। ये तो इतनी एनर्जी मांग रहा है जो काम करने के लिए, बैटरी इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो आइडियल क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक 35 वॉट का चार्जर लेते हैं, तो कम से कम आप कोई 40 वॉट्स या 100 वॉट्स या मतलब जितना भी है, इससे थोड़ा ज़्यादा बैटरी को रखें। ओके, क्योंकि आपके पास लोड ये है और सोर्स ही है, दिस इज द लोड। तो अब ये आपके पास मांगेगा 35 जूल्स पर सेकंड डिपेंडिंग, क्योंकि ये इसको इसी तरह मिलेगी डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। तो उसी के मुताबिक ये बैटरी से आपके पास 35 जूल्स पर सेकंड ही निकालेगी, बाकी आपके पास सेफ रहेगी एनर्जी, तो बैटरी आपके पास ओवरहीट नहीं होगी। तो हमने सूटेबल पावर रेटिंग्स रखनी है कि कहीं आप लोग कुछ खराबी तो नहीं कर रहे, तो हमने हमेशा कुछ मार्जिन रखना है। अगर अब आपकी बैटरी को कम से कम 35 वॉट्स का होना चाहिए, तो थोड़ी ज़्यादा रखना है ताकि थोड़ा मार्जिन हो। इसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद द एनर्जी यूनिट इज द किलोवाट आवर। तो जब आपके पास किलोवाट आवर यानी यूनिट जो हम लोग आम ज़बान में यूज़ करते हैं, कितने यूनिट हमने बिजली यूज़ की, जब ये यूनिट हो तो उसके अंदर हम लोग कॉस्ट निकाल सकेंगे, हम लोगों ने जो बिजली यूज़ किया है उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो बहुत ईजी है, जब वो कॉस्ट दी जाएगी उसके मुताबिक हम लोग निकालेंगे इसको न्यूमेरिकल्स के अंदर, 10 में मल्टीप्लाई करना होता है। बाद दीज टू एस आर फॉर्मेटिव। इसके अंदर ये भी बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक हैज़ार्ड्स के अगर आप कुछ गलत चीज़ें करें तो उनसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं, और इसके अलावा ये फ्यूज़ेस वगैरह के बारे में है, बट दिस इज़ फॉर्मेटिव फॉर एफपीएससी। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टेट दैट द मेन सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ लाइव वायर, लाइन वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो ये जो वायर्स की बात हो रही है, इवन वायर्स की बात हो रही है जो आपके घर तक बिजली आती है फ्रॉम पावर प्लांट्स। तो वो जो वायर्स हैं उनकी ये बात हो रही है। तो आपके घर में जब भी बिजली आएगी आप देखेंगे कि इस तरह का एक स्विच होता है, ऊपर एक स्विच की पिन होती है और नीचे 2 स्विचेस की पिन होती है। नॉर्मल ये तरीका है, कभी-कभी सिर्फ 2 भी मिलेंगे, लेकिन जितने भी मेन सर्किट्स हैं उनके अंदर ये 3 होते हैं। इनके अंदर जो ऊपर वाली है इसके पीछे से एक वायर आ रही होती है, दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर। ये वाली जो वायर है और ये ऑफ कोर्स करंट लेकर आ रही है पावर प्लांट से, इसको हम कहा कि एक वायर होगी न्यूट्रल वायर और एक और वायर होगी लाइव वायर। इन सबका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों को देखते हैं। अर्थ वायर एक सेकेंडरी चीज़ है, इसलिए अक्सर जो स्विच यानी कि इनके अंदर जो आप चीज़ लगाते हैं उनमें से 2 होते हैं। किसी-किसी में 3 भी होंगे, जैसे चार्जर्स के अंदर हो सकता है 3 हो या कुछ चार्जर्स के अंदर सिर्फ 2 हों। तो ये सेकेंडरी चीज़ है, ये कोई लाज़मी चीज़ नहीं है, बट ये अर्थ वायर सेफ्टी के लिए होती है, हम भी देखते हैं, बट लाइव वायर। अब बेसिकली ये जो प्लग है, ये प्लग हो सकता है, इसने हमारे पास करंट को लेकर आना है पीछे से, ओके? ये एक आपके पास न्यूट्रल वायर है, ये एक लाइव वायर है और ये आपके पास आ रही है पावर प्लांट से, ओके? ये आपके पास आ रही है पावर प्लांट से। इसने हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आना है। तो हम जो नॉर्मली सोचते हैं, हम किस तरह सोचेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आती है। हो सकता है हम सोचेंगे मे बी एक वायर इसको लेके आती है, एक वायर इसको लेके जाती है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। जो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमने देखा था वो एसी करंट होता है, ओके? वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव नहीं करते, बस आगे-पीछे मूव करते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन वो सिर्फ आगे-पीछे मूव करते हैं। तो इस वजह से सिंपली ये दोनों वायर्स आपके पास पावर प्लांट के जनरेटर से पीछे कनेक्टेड होती हैं और सिंपली इनका ये काम है कि करंट को आगे-पीछे मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर ये न्यूट्रल और लाइव वायर क्या है?
तो वैसे तो आम तरीके से भी काम कर जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एक वायर को एक फिक्स्ड वोल्टेज पे रखते हैं, फिक्स्ड पोटेंशियल पे रखते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रखते हैं। हमें पता है कि वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आम तौर पे हमारे पास जो करंट आता है पाकिस्तान के अंदर दैट इज़ 220 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीछे जहाँ जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके जो दोनों एंड्स हैं, जहाँ से करंट निकलता है अल्टरनेटिंग, जहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उधर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 220 वोल्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनमें से एक वायर को एक फिक्स्ड वोल्टेज पे रखते हैं, दैट इज़ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को हमेशा रखते हैं 0 वोल्ट्स पर। जब 0 वोल्ट्स हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं 0 वोल्ट्स की एज़ द ग्राउंड, ओके। जो हमारी ज़मीन है, हम इसके साथ इसकी रेफरेंस लेकर इसको 0 वोल्ट्स पे रखते हैं। कैसे 0 वोल्ट पे रखते हैं? हम पीछे एक्चुअली में पावर जो हमारे पास डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर हमने एक्चुअली में इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाए। जब हमने इसको 0 वोल्ट्स सेट कर लिया, तो इसके मुताबिक लाइव वायर एक टाइम पे आपके पास पॉजिटिव 220 वोल्ट्स हो जाएगी इसके मुताबिक। और ऑफ कोर्स जब करंट ने वापस जाना है अल्टरनेटिंग करंट में, तो माइनस 220 वोल्ट्स पे हो जाएगी, क्योंकि अपना डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट्स है इन पाकिस्तान। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकता है। तो उसी के मुताबिक, क्योंकि एक्चुअली में एसी करंट में तो इन दोनों वायर्स के दरमियान जनरेटर्स जो हैं वो एसी करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रल वायर वो वायर है जिसके अंदर आपके पास जो करंट है दैट इज़ 0 वोल्ट्स। और लाइव वायर वो वायर है जिसके अंदर एक्चुअली में कंपेयर टू न्यूट्रल वायर आपके पास पॉजिटिव 220 या फिर नेगेटिव 220 होगा। अब यहाँ पर एक और आपको इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं भी इसकी खुद से डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत एडवांस टॉपिक है। तो अगर हमने इसके अंदर सारी डिटेल में जाना शुरू कर दिया कि कैसे एक पॉजिटिव 220 है, एक नेगेटिव 220 है, तो ये इस लेवल की बात नहीं है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि न्यूट्रल के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट्स है। और ये 0 वोल्ट्स इसलिए क्योंकि पीछे से इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होता है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक हमारे पास चार्जेस जो है वो बैलेंस कर जाते हैं। और उसके बाद कंपेयर टू दिस ये पॉजिटिव 220 वोल्ट्स पर होता है एक टाइम पर, और फिर चूंकि करंट उल्टी तरफ फ्लो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेम रखना है, तो वो नेगेटिव 220 वोल्ट्स पे चला जाता है। जब ये होगा नेगेटिव 220 वोल्ट्स पर, तो ऑफ कोर्स करंट फ्लो करेगा इस तरह से, राइट। करंट इधर से आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से आएंगे और इधर जाएंगे वापस, राइट। और इधर पीछे एक्चुअली में आपको से कनेक्टेड होंगे, यानी पीछे आपका कोई डिवाइस है उसके साथ ये अंदर जाकर कनेक्टेड है। तो जब आपका नेगेटिव 220 है, तो पता है लो टू हाई जाता है हमारे पास, लो टू हाई जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज के अंदर, और फिर आपको जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे और उधर जाएंगे। जाता तो नहीं है, मतलब वो इस तरफ मूव करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, एक पीरियोडिक वे में। तो अब यहाँ पर इसको लाइव वायर हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में तो करंट दोनों के अंदर है, करंट मौजूद होगा दोनों के अंदर, लेकिन न्यूट्रल वायर को टच करना कोई मसला नहीं। अगर हम लोग न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो एक्जैक्टली 0 वोल्ट्स है। और हम जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं हमें करंट लगता है, उसका मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि हम लोग जब टच करते हैं तो वो चीज़ न्यूट्रलाइज होती है हमारे थ्रू ग्राउंड तक एक रास्ता बनता है, उससे वो चीज़ न्यूट्रलाइज होती है। तो जब इसका जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड के पोटेंशियल के बराबर है, तो कोई न्यूट्रलाइजेशन की चीज़ मौजूद ही नहीं है। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो पीछे पावर प्लांट हो गया जब ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट थी। तो इसलिए हमें इसके अंदर ऑल्दो करंट मौजूद है, लेकिन करंट से हमें करंट नहीं लगता। हमें करंट लगता है जब हमारे पास चार्जेस का डिफरेंस हो ग्राउंड और वायर में, वो तो है नहीं, इसलिए हमें कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन लाइव वायर में हमें करंट बिल्कुल लगेगा, दोनों केस में प्लस 220 वोल्ट्स या नेगेटिव 220 वोल्ट्स। प्लस 220 वोल्ट्स है तो हमारे अंदर से जो है वो नेगेटिव चार्ज उधर के चला जाएगा, यानी ग्राउंड से इधर तक हमारे पास नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हमारे ऊपर जब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 220 वोल्ट्स है, तो एक्चुअली में इस तार से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे थ्रू हमारे ज़रिए से एक किस्म के गुजर के ग्राउंड तक चले जाएंगे। तो इस वजह से लाइव वायर को टच करना डेंजरस है, जबकि न्यूट्रल वायर को टच करना रिलेटिवली सेफ है। लेकिन इसको भी टच करना अच्छी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये एक्जैक्टली 0 वोल्ट्स ना हो, पीछे कोई मसला हो तो ये एक्जैक्टली 0 वोल्ट्स ना हो। तो ये थे हमारे पास बेसिक, हमारे पास ये 2 वायर्स होती हैं। इसके अलावा एक तीसरी वायर भी होती है, अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या काम है ये हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट चलो है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइव वायर टचेस अ मेटल केस दैट इज अर्थ। ये चीज़ बताएं कि क्या होगा जब एक लाइव वायर एक मेटल के केस को टच करती है जो कि अर्थ है। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं हम लोग एक डिवाइस को पावर कर रहे हैं, मे बी ये अ, एक लैपटॉप है, ये एक मे बी एक ओवन है या कुछ भी है, तो मे बी एक तरह की डिवाइस है और ये मेटल की बनी हुई है। मोस्ट डिवाइसेज मेटल की बनी होती हैं, ओके, या एक कंडक्टर की बनी हुई है, ओके, एसेंशियली। और पीछे से आपके पास ये स्विच है, इसके अंदर आपके पास ये एक लाइव वायर का प्लग है और एक न्यूट्रल वायर का प्लग है, और ये आपके पास इसके अंदर करंट लेकर जा रहे हैं। अब आपका मतलब इसका जो भी डिवाइस है उसके थ्रू अब होगा क्या कि मान लेते हैं वैसे तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं, इससे हमारे पास इफेक्टिवली करंट जा रहा है अंदर, वो मे बी डीसी में कन्वर्ट होता है और हमारा सारा काम चलता रहता है। मे बी दिस इज द न्यूट्रल वायर और ये हमारे पास व्हाइट वाली मेरी मे बी लाइव वायर है। वैसे लाइव वायर का जो रंग है वो रेड होता है, न्यूट्रल वायर का रंग ब्लैक होता है नॉर्मली। लेकिन मान लेते हैं कि अंदर कोई मसला आ गया जो कि बहुत कॉमन है। हो सकता है अंदर कहीं पर ये जब अंदर जाती है न्यूट्रल वायर और अंदर जाती है लाइव वायर, तो ये न्यूट्रल वायर कहीं पर गलती से किसी मेटल कहीं से कट जाती है इसकी इंसुलेशन और ये मेटल को टच करती है, ओके। या फिर ये जो आपके पास जो लाइव वायर है ये भी कहीं पर मेटल के केस को टच कर जाती है, यानी इसको जो इंसुलेशन थी वो खराब हो जाती है, जो कि बिल्कुल कॉमन है, हो सकता है। अब अगर तो करती है न्यूट्रल वायर मेटल केस को टच, फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल वायर मेटल केस को टच करेगी, ये मेटल जो है ये एक पोटेंशियल पर आ जाएगा, ओके। आपके पास मेटल का जो केस है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आ जाएगा, जो कि आपके पास होगी 0 वोल्ट्स कंपेयर टू द ग्राउंड। आप जब इसको टच करेंगे इस मेटल के केस को, अगर न्यूट्रल वायर को टच करें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि करंट तो तब फ्लो करेगा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन ग्राउंड पर भी 0 वोल्ट्स है, यहाँ भी 0 वोल्ट्स है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि लाइव वायर टच कर जाती है आपका मेटल केस को, तो आपका मेटल केस 0 वोल्ट्स हो जाए, यहाँ पर 220 वोल्ट्स पे आ जाएगा, फिर स्विच कर जाएगा तो पॉजिटिव 220 वोल्ट्स और नेगेटिव 220 वोल्ट्स। इधर केस में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा 220 वोल्ट्स का। आपको तो मसला हो गया। अब हम लोग तो मेटल की चीज़ों को टच करते रहते हैं, आप इसको टच करेंगे तो आपके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा भारी किस्म का करंट फ्लो करेगा, इधर यहाँ या यहाँ डिपेंडिंग ऑन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो ये बहुत बड़ा मसला है, जो कि बहुत कॉमन है। ओके, न्यूट्रल से तो कोई मतलब मसला नहीं है, लेकिन लाइफ के साथ तो बहुत बड़ा मसला है, जो कि टच कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक तीसरा प्लग ले आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर। ये भी पीछे लगी होगी और ये अर्थ वायर पीछे जाकर आपके पावर स्टेशन पर ग्राउंड में लगी होती है। ओके, ये पीछे आपके पावर स्टेशन में जाकर उन्होंने सेफ्टी के लिए बनाई हुई है कि ये नीचे आपको ग्राउंड पर लगी हुई है। ओके, ये आपका ग्राउंड है, उधर पीछे पावर स्टेशन में जाकर ये अर्थ वायर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक ग्राउंड के लिए पाथ बन गया है। अब इसी अर्थ वायर को, इसी आर्म चार्जर्स के अंदर 3 प्लग्स होंगे और इस अर्थ वायर से भी एक मेटल के केस तक वायर आ रही होगी और वो मेटल केस को टच कर रही होगी। जैसे ही आपके पास ये मेटल 220 वोल्ट्स पर आएगा, अगर लाइन वायर टच करती है, तो तमाम का तमाम जो आपके पास करंट है, वो आपके थ्रू जाने का बजाय, क्योंकि आपके थ्रू अगर वो जाता है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लेकिन पीछे एक अर्थ की कंडक्टर के थ्रू तो हमेशा करंट वहाँ से जाता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। तमाम का तमाम करंट अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। उसे तो ग्राउंड में जाना है, आपके थ्रू भी जा सकता है, अर्थ वायर के थ्रू भी, वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ वायर कनेक्टेड है, एक रास्ता मौजूद है। आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। तो अर्थ वायर सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइव वायर टचेस अ मेटल केस दैट इज अर्थ। एक ऐसा मेटल केस जिसको अर्थ किया गया है पीछे अर्थ वायर के थ्रू, उसको अगर एक लाइव वायर टच करेगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि वो अर्थ है और ये आपकी अर्थ है और ये आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन क्या हर ये प्लग के अंदर तो आमतौर पर 3 होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर अक्सर तीसरा नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ 2 मौजूद होते हैं, या अक्सर आपके डिवाइसेस के अंदर भी 2 ही मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा? क्या उसके अंदर ये खतरा मौजूद नहीं है? तो अब हम लोग वो देखेंगे कि उसके अंदर क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सप्लेन व्हाई द आउटर केसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मस्ट बी ईदर नॉन कंडक्टिंग और अर्थ। ये एक्सप्लेन करेंगे क्यों एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो आउटर केसिंग है, वो या तो अर्थ होनी चाहिए या फिर नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्या बात है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, 2 तरीके हैं सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसको करते हैं अर्थ, यानी कि आप उसके साथ एक अर्थ वायर, जो कि हर घर के अंदर जो मेटल का जो सर्किट है, मेन सर्किट उसके अंदर मौजूद होती है, उसके साथ आप उसको कनेक्ट करते हैं, जो कि वो बहुत से डिवाइसेज़ में होता है। लेकिन बहुत से डिवाइसेज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो तीसरा वाला प्लग नहीं होता। उनके अंदर भी क्या किया जाता है कि उसको आप लोग इंसुलेट कर देते हैं या डबल इंसुलेट कर देते हैं। उसकी जो आउटर कवरिंग है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। इसमें आप क्या करते हैं, तो एक तो है अंदर की मेटल केस, वो तो हमेशा कंडक्टिंग होगी, उसको आप कभी भी नॉन कंडक्टिंग बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो एक्चुअल काम होना है, वहाँ पर बिजली ने पास करना है, वो तो कंडक्टिंग ही होगी। लेकिन उसके बाहर उसको सराउंड कर दिया जाता है एक इंसुलेटर से। अब हर सूरत में ये पॉसिबल नहीं होता, उधर अर्थ किया जाता है, लेकिन अक्सर जगहों पर ये पॉसिबल होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ऐसी जगहों पर आपके पास बाहर की कवरिंग प्लास्टिक की बनी होती है, अंदर मेन मेटल पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे केस में आपको अर्थ वायर की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली डबल इंसुलेशन कर सकते हैं। अंदर अगर कोई लाइव वायर कट भी जाएगी, तो वो सिर्फ अंदर वाले मेटल को इफेक्ट करेगी, बाहर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बाहर आपके पास एक इंसुलेटर मौजूद है। ओके, तो ईदर उनको इंसुलेटेड होना चाहिए, डबल इंसुलेटेड, या फिर उनको अर्थ होना चाहिए। हाँ, अब इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, वरना आप गए। एक्सप्लेन व्हाई डोमेस्टिक सप्लाइज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात की थी कि आपके पास हमने देखा जैसे लैंप्स को अगर हम लोग जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर भी एक बात की जाए, डोमेस्टिक यानी जो घरों के अंदर चीज़ें होती हैं, सप्लाइज का मतलब होता है यानी कि सप्लाइज जैसे कि जो आपके पास फुल सेटअप है, जिसके अंदर आपके पास लाइव वायर, जो भी आपके पास पावर प्लांट्स है, आपके घर तक जो पूरा नेटवर्क है, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कंपनी मैनेज करती है, हर कंपनी मैनेज करती है, उसको हम लोग सप्लाइज कहते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर जब बात करते हैं डोमेस्टिक सप्लाइज की तो इनका मतलब है आपके पास अप्लायंसेज, ओके, बल्ब्स वगैरह, जो भी आपके पास पंखे वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें जो एक्चुअली में उनके रास्ते में आती हैं, इनको हम लोग क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? तो इसका तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बहुत से फ़ायदे हैं, और घरों के अंदर भी जितने बल्ब्स वगैरह हैं, सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं सर्किट में। क्योंकि सबसे पहला आपको आपको फ़ायदा मिलता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल का, ओके? इंडिपेंडेंट कंट्रोल का। आप हर किसी को अलग-अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, हर किसी के लिए अलग-अलग स्विच बना सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था। पैरेलल का ये फ़ायदा है, सीरीज़ में तो एक तो सबको कंट्रोल करेगा, ओके? इसके अलावा एक दूसरा फ़ायदा है कि कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि आप लोग जैसे-जैसे मज़ीद अप्लायंसेस ऐड करते हैं, इससे ये नहीं होता कि वो बाकी तमाम के करंट से हिस्सा लेता है, तो बाकी तमाम को करंट मिलना बंद हो जाता है, बल्कि उसके लिए मज़ीद करंट आ जाता है। इससे आपको जो पीछे जो सोर्स है, वो थोड़ा जल्दी ड्रेन होगी, लेकिन आपका जो वोल्टेज है, वो सेम रहेगा। तो वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने घर में एक और बल्ब लगाया, तो बाकी बल्ब उसकी वजह से जो है, उनकी बिजली कम हो गई, क्योंकि एक और नया बल्ब आ गया है, बल्कि उसके लिए अलग से मज़ीद करंट आ जाएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस नीचे जा रही है। तो ये इंश्योर होगा कि आपकी तमाम जो चीज़ें हैं, उनको कांस्टेंट वोल्टेज मिले। इसके अलावा आपके पास एक और जो रीज़न हुई है कि एक खराब हो जाए, तो आपके पास बाकी तमाम जो है, वो ठीक रहते हैं, ओके? तो अगेन ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कंट्रोल में ही आ जाता है। बट हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये आपके पास ये जो सिस्टम होता है, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि अगर कहीं पर कोई मसला आ जाए, तो बाकी सब कुछ चलता रहेगा। हालाँकि ये किस्म का इंडिपेंडेंट कंट्रोल में आता है कि हर कोई दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ओके? बट मेनली ये आपका रीज़न है, जैसे आप हमेशा डोमेस्टिक सप्लाइज़ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके घर में कि एक बल्ब खराब हुआ है, तो ऑटोमैटिकली तमाम बल्ब खराब हो गए हैं? या फिर आपने एक नया बल्ब लगाया, तो बाकी तमाम बल्ब जो हैं, वो डिम हो गए? हाँ, आपका बिजली का बिल ज़रूर ज़्यादा आएगा, क्योंकि बिजली आप ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, क्योंकि वो पैरेलल में है, ऑटोमैटिकली जो है ज़्यादा करंट जो आपके पास पावर प्लांट है, उधर से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके बाकी बल्ब जो हैं, वो डिम नहीं होंगे। इसी तरीके से आप हर बल्ब का अलग-अलग स्विच होता है, हर घर के अंदर। अनलेस आपका घर कोई बहुत यूनिक घर है, तो उसके अंदर इस वजह से तमाम के तमाम जो हैं, डोमेस्टिक सप्लाइज़ वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा बाकी दोनों एसएलओस हमारे पास फॉर्मेटिव हैं। ये जो आखिरी 2 एसएलओस हैं, इसके साथ ही हमारे ये एसएलओस, हमारे चैप्टर के एसएलओस कंप्लीट हो गए, यूनिट 17 के। अब हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज़।